2 अप्रैल यानी आज आपकी कॉपियां खुलने वाली है। जो भी आप पेपरों में लिख कर आए हो, आपकी सारी आंसर शीट्स आज खुल जाएंगी और कॉपी चेकिंग स्टार्ट हो जाएगी। हरियाणा बोर्ड की कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया कब तक चलेगी, कैसे चलेगी, रिजल्ट कब तक आएगा और कॉपी चेकिंग की गाइडलाइंस क्या हैं, वो सब कुछ आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी कॉपी में टीचर क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं, किसी भी बोर्ड के टीचर्स की कॉपी चेकिंग की क्या गाइडलाइंस होती हैं, तो आज की वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हरियाणा बोर्ड की चेकिंग प्रोसेस यानी कि मार्किंग प्रोसेस जो है आज यानी 2 अप्रैल से शुरू हो रही है। सभी एवेल्युएशन सेंटर्स यानी कि चेकिंग सेंटर्स पर टीचर्स की ड्यूटी लगा दी गई है। अब सभी टीचर्स जहां भी जिन जिन की ड्यूटी लगाई गई होगी वहां पर पहुंचकर आपकी कॉपियां खोल लेंगे और आपकी चेकिंग स्टार्ट हो जाएगी। बात करते हैं कि ये जो चेकिंग की प्रोसेस है ये कितने दिन तक चलती है। तो देखिए, इसका कोई फिक्स टाइम तो नहीं है। ये यहाँ पर कई बार डिपेंड कर जाता है कि अब की बार कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे। जैसे कि अब की बार एक खबर आई थी कि अब की बार जो है 5 लाख प्लस स्टूडेंट्स थे, यानी कि हर साल लगभग 5 लाख के आसपास स्टूडेंट्स होते थे क्लास 10th और 12th के मिलाकर। लेकिन अब की बार स्टूडेंट्स की भी संख्या ज़्यादा है, तो अप्रोक्सीमेटली आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं जो है लगभग 25 से 30 दिन के आसपास जो है चेकिंग की प्रोसेस चलने वाली है। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट कब आएगा और फिर हम डिस्कस कर रहे होंगे चेकिंग गाइडलाइंस। तो बात करें रिजल्ट कब तक आएगा, तो देखिए हमारे जो है माननीय बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं उन्होंने बताया है कि यहाँ पर मई के दूसरे सप्ताह में आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। यानी कि जो है चेकिंग प्रोसेस जो चलेगी उसके बाद आपका रिजल्ट जो है उसको यहाँ पर बनाया जाएगा और फिर मई के 2nd वीक में आपका रिजल्ट डिक्लेयर करने की बात कही जा रही है। अब हम बात करते हैं बोर्ड की चेकिंग गाइडलाइंस के ऊपर कि सभी जो बोर्ड्स होते हैं उनकी क्या चेकिंग गाइडलाइंस होती है, बात करेंगे स्पेशली भी। लेकिन जो मेन चीज़ें हैं वो यहाँ पर मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि भाई क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं और कैसे यहाँ पर जो है आपको नंबर दिए जाते हैं, कैसे क्या होता है। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ उस डॉक्यूमेंट के ऊपर। चेकिंग पॉइंट्स फॉर एग्जाम इवेल्युएशन, यानी कि क्या क्या चेकिंग पॉइंट्स होते हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। देखो यार, हिंदी में मैं आपको समझाऊंगा, यहाँ पर इंग्लिश में हो सकता है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी भाई, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। सभी भाई बहनों को हिंदी में समझाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, कोर इवेल्युएशन फिलोसफी, यानी कि मेन चीज क्या देखी जाती है वो चेक कर लीजिए सबसे पहले। तो सारे के सारे पॉइंट्स बना के लिखे गए हैं। पहला पॉइंट है एसएस नॉलेज नोट लैंग्वेज, यानी कि यहाँ पर आपकी नॉलेज चेक की जाती है, आपकी लैंग्वेज चेक नहीं की जाती। कई बार आपने सुना भी होगा कि भाई मैं तो अपनी लैंग्वेज में बना बना के लिख के आया हूँ, नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो देख लो भाई, अगर आपने जो है आपकी नॉलेज सही है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, चाहे आपने अपनी लैंग्वेज में लिख दिया हो, कोई दिक्कत नहीं होता, यहाँ पर आपको नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, आप लोग पढ़ सकते हो। मार्क्स मस्ट बी अवॉर्डेड फॉर कॉन्सेप्चुअल करेक्टनेस नॉट फॉर ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, यानी कि आपका अगर कॉन्सेप्चुअल करेक्टनेस ठीक है उस क्वेश्चन की तो आपको नंबर मिल जाएंगे, चाहे आपने अपनी ही लैंग्वेज में बना बना के लिखा हो। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। इसके अलावा फिर नीचे देखिए, माइनर स्पेलिंग और लैंग्वेज एरर शुड नॉट बी लीड टू डिडक्शन, यानी कि कई बार देखिए छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। जैसे कि पेपर है मान लीजिए साइंस का, ठीक है, देखिए 10th 12th दोनों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, लेकिन मैं एग्जाम्पल ज़्यादा 10th के इसलिए लूंगा क्योंकि भाई 12th वाले 10th तो कर चुके तो उनको भी समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए साइंस का पेपर है, क्वेश्चन आ गया, अब उसने जो है इसमें क्वेश्चन किया, इसमें कोई छोटी मोटी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर दी मान लीजिए। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है पूरा का पूरा, इसकी जो है उसने जैसे ये मीनिंग लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है, इसकी स्पेलिंग आंसर जब लिखा तो वो गलत कर दी, तो क्या होगा भाई? अगर देखिए उसने पूरा क्वेश्चन सही किया है तो ये इग्नोर कर दिया जाएगा, यानी कि ये जो मिस्टेक है इसको इग्नोर कर देंगे और उसको नंबर मिल जाएंगे। यानी आपकी नॉलेज चेक की जाती है, आपने जो है अपनी लैंग्वेज में लिखा हो, छोटी मोटी गलतियां भी कर रखी हो ग्रामेटिकल, ठीक है, तो वो सारी चीजें जो है इग्नोर कर दी जाती है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा देखिए, स्टेप वाइज इवेल्युएशन इज मैंडेटरी। इवेल्युएशन मतलब क्या होता है? मूल्यांकन, यानी कि और सरल भाषा में समझाऊं तो चेकिंग, समझ गए? तो यानी कि स्टेप वाइज जो है मैंडेटरी है, जरूरी है स्टेप वाइज इवेल्युएशन करना। ये सब टीचर्स को बोल दिया जाता है कि भाई आपको ऐसा नहीं है कि पूरा क्वेश्चन काट दिया ना। अब जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्टेप वाइज यहाँ पर मार्किंग होती है, चेकिंग होती है, इवेल्युएशन होता है, मूल्यांकन होता है, समझ गए? तो यहाँ पर हर स्टेप के नंबर मिलते हैं। देखिए पॉइंट, ईच क्वेश्चन मस्ट बी इवेल्युएटेड यूजिंग प्री डिफाइंड वैल्यू पॉइंट्स। अब देखिए जब आपकी कॉपी चेकिंग होती है, जो टीचर्स होते हैं उनको आंसर की दी जाती है। यही आंसर की जैसे कि आपने देखा होगा वेबसाइट पे भी आ रखी होती है, मॉडल पेपर और मार्किंग स्कीम। तो वो जो मार्किंग स्कीम होती है ना, वैसे ही टीचर्स को भी एक आंसर की दी जाती है, उसमें आंसर्स लिखे होते हैं।
तो भाई क्या हमें बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही आंसर लिखने ना, उसमें आंसर लिखे होते हैं टीचर के लिए कि भाई ये वैल्यू पॉइंट्स हैं। ये अगर आपने जो है, आप जो इस बच्चे की कॉपी चेक कर रहे हो उस बच्चे ने लिख रखे हैं तो आपको नंबर देने हैं, चाहे उसने अपनी ही लैंग्वेज में लिखे हो, वो एक अलग बात है। समझ गए? तो यहाँ पर आपको जो है पॉइंट्स मिल जाते हैं, यानी कि नंबर मिल जाते हैं। दूसरा देखिए, मार्क्स आर अवॉर्डेड पर स्टेप पर पॉइंट नॉट ओनली फॉर फाइनल आंसर। यानी कि ऐसा नहीं है कि पूरा क्वेश्चन करोगे तभी पूरे नंबर मिलेंगे। कोई क्वेश्चन है उसमें अगर आपने मान लीजिए कुछ पॉइंट सही भी किए हैं, कुछ स्टेप सही किए हैं, तो यहाँ पर स्टेप वाइज मार्किंग होती है, अब स्टेप वाइज चेकिंग होती है, तो आपको उन स्टेप्स के नंबर मिल जाते हैं। देखिए लिखा भी हुआ है यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में, राइट स्टेप इज इक्वल टू मार्क्स। यानी अगर आपने सही स्टेप लिखा है, देखो यार स्टेप ही तुम गलत लिख दो तो वो तो एक अलग बात है भाई, गलत चीज के तो नंबर कौन देगा, लेकिन अगर तुमने सही लिखा है तो नंबर मिल जाएंगे। इसके अलावा नीचे है, इफ पार्ट ऑफ द आंसर इज करेक्ट अवॉर्ड कोरस्पॉन्डिंग पार्शियल मार्क्स। मान लीजिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, उसमें पहले आपको जो है प्रिंसिपल बताना था, फिर वर्किंग एक्सप्लेन करनी थी, फिर एक न्यूमेरिकल भी दे रखा था, बड़ा क्वेश्चन था कोई, उसमें मान लीजिए सिर्फ आपका न्यूमेरिकल ठीक है, ऊपर आपने कहीं गड़बड़ कर दी तो उसके आपको पार्शियली एक आधा नंबर मिल जाता है। तो ये हो गया पहला पॉइंट ए। अब हम आगे चलते बी। देखिए सारे पॉइंट्स लिखे हुए भाई इसमें, स्टेप वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब ये स्टेप वाइज मार्किंग होती कैसे है वो अब आपको समझ में आ जाएगा। मैं कह रहा हूं भाई ये वीडियो जो पूरी देख लेगा ना उसको खुद पता चल जाएगा कि उसका रिजल्ट कैसे आने वाला है। समझ गए? तो देखो, और यहाँ पर इंग्लिश में लिखे हुए, लेकिन मैं भाई बहनों को हिंदी में समझा रहा हूँ आसान भाषा में, और फिर भी कुछ समझ में नहीं आता तो मैं इतना कह रहा हूँ कि आप लोग वीडियो पूरी देख लो, फिर कमेंट कर देना अगर कुछ चीज़ समझ में ना आए तो। यहाँ पर लिख रखा है कि भाई लॉन्ग आंसर हो या फिर न्यूमेरिकल हो या फिर डेरिवेशन का क्वेश्चन हो कोई भी, ठीक है। जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है फिजिक्स का, समझ गए, और जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 10th साइंस का मान लीजिए, क्योंकि भाई अब फिजिक्स का एग्जाम्पल लूंगा 12th का तो 10th वाले समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं हम एक एग्जाम्पल लेते हैं क्वेश्चन का जो सबको आता है कि भाई द फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव लेंस इज 50 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पावर। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, देख लिया क्वेश्चन सभी ने। अब देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर बता रखा है स्टेप मार्किंग कैसे होगी, करेक्ट फॉर्मूला या प्रिंसिपल तो एक नंबर मिल जाएगा, सब्सटीट्यूशन विद करेक्ट वैल्यू, यानी फॉर्मूला तो सही पता है लेकिन वैल्यू भी अगर सही रख रखी है बच्चे ने तो भी एक नंबर मिल जाएगा, फाइनल कैलकुलेशन प्लस करेक्ट यूनिट तो भी नंबर मिल जाएगा। समझ गए? अब मैंने जो एग्जांपल लिया था, मान लीजिए ये एग्जांपल लिया था द फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव लेंस इज 50 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पावर। अब देखो सबसे पहला गिवन चीजें लिखते हो आप लोग, कैसे करते हैं देखिए, क्वेश्चन करने का तरीका भी देख लीजिए आप यहाँ से। तो आपने एफ लिखा होगा क्या 50 या -50, -50 सेंटीमीटर, क्यों? क्योंकि भाई कनकेव लेंस है, ठीक है, तो फोकल लेंथ नेगेटिव मिलेंगे, तो एफ क्या आ जाएगा -50 सेंटीमीटर। समझ गए? अब इसको मीटर में बदल लेंगे, 0.50 मीटर हो जाएगा। अब देखो, अब हमें निकालनी क्या थी, पावर। तो पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए 1/f, P इज इक्वल टू 1/f। तो अगर आपने ये लिख दिया सही तो इसका भी एक नंबर है। अब मान लीजिए आपको कैलकुलेशन नहीं करनी आती कि भाई 1/-0.50, ये कैलकुलेट करना नहीं आ रहा, तो मान लीजिए 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 आपको मिल जाएंगे, क्योंकि एक कट जाएगा किसका, कैलकुलेशन और यूनिट का। समझ गए? अब मान लीजिए किसी ने कैलकुलेशन भी सही कर दी और उत्तर आ गया -2.0, अब उसने डी नहीं लगाया, यूनिट नहीं लगाई, देखिए यूनिट भी लगानी है तो आधा नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर जो है आपकी चेकिंग होती है, यानी कि हर एक स्टेप के नंबर होते हैं, ये बात ध्यान रखना। समझ गए? इसके बाद हम आगे चलते हैं, थ्योरी डिस्क्रिप्टिव आंसर्स, यानी कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं, अब जैसे ये तो मैं न्यूमेरिकल का समझा रहा था ऊपर, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करना होता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए डिफाइन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो पूरा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। समझ गए? या फिर आ जाए डिफाइन कोरिजन, समझ गए, तो वो पूरा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उनमें क्या चीजें चेक होती है, उनकी जो है चेकिंग कैसे होती है, देखो मार्क्स आर अवॉर्डेड बेस्ड ऑन वैल्यू पॉइंट्स, यानी कि कुछ वैल्यू पॉइंट्स होते हैं जो टीचर्स कॉपी चेक करते हैं, उनको वैल्यू पॉइंट्स की वो मिलती है आंसर की, कि भाई ये पॉइंट्स अगर आंसर में हैं, ठीक है, ये चीजें ये वर्ड लिखे हुए हैं तो बच्चे को नंबर मिल जाने चाहिए। अब देखो, अब कोई एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल ले रखा है इन्होंने कि 3 नंबर का कोई क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन। हम एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई डिफाइन इलेक्ट्रिक मोटर प्रिंसिपल एंड इट्स वर्किंग एंड डायग्राम। 3 चीज हो गई, समझ गए? या फिर कुछ और भी एग्जाम्पल ले लेते, तो मैं सिंपल एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए।
तो कैसे नंबर मिलेंगे, देखो डेफिनेशन या फिर प्रिंसिपल। तो इलेक्ट्रिक मोटर का आपने प्रिंसिपल लिखा होगा तो उसका 1 नंबर है भाई, ठीक है। फिर उसकी मैंने कहा है वर्किंग, यहाँ पर लिख रखा है रीजन, एक्सप्लेनेशन, कुछ भी हो सकता है, तो उसका भी 1 नंबर मिल जाएगा। और फिर डायग्राम, ठीक है, या एप्लीकेशन या फिर एग्जाम्पल, उसका भी 1 नंबर होता है। एग्जाम्पल भी बहुत जरूरी है। अगर क्वेश्चन वाले ने क्वेश्चन पूछने में लिखा हुआ था पेपर में कि गिव 1 एग्जाम्पल और आपने नहीं किया तो 1 नंबर कट जाएगा दोस्त। तो इसलिए जहां भी पूछा जाए वहां तो एग्जाम्पल देना जरूरी है। अगर जहां नहीं पूछा गया, सिर्फ लिखा गया एक्सप्लेन दिस, तो वहां तुम दो या ना दो वो तुम्हारी मर्जी है, समझ गए। तो ऐसे होता है। अब आगे चलते हैं, पार्शियल क्रेडिट गाइडलाइंस। अब ये क्या होती हैं, देखिए कई बार आपने देखा भी होगा, आपके साथ हुआ भी होगा कि भाई आपको क्वेश्चन करना आ रहा था, आप कर रहे थे, बीच में जाके गड़बड़ हो गई, ठीक है, या फिर आगे अब नहीं आता, तो क्या होगा, तो आपने जितना किया है आधा उसके नंबर मिल जाते। देखिए करेक्ट कॉन्सेप्ट, इनकरेक्ट एक्सप्रेशन, यानी कि आपका कॉन्सेप्ट करेक्ट है, जो आप करते आ रहे थे वो ठीक है, लेकिन अब आपको आगे कैलकुलेशन नहीं आ रही, ठीक है, या फिर आगे क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो जितना आपने किया है नंबर मिल जाएंगे। अगला देखिए, करेक्ट मेथड रोंग फाइनल आंसर। ये भी तुम्हारे साथ हुआ होगा, मेरे साथ कई बार होता था जब हम 10th 12th में पढ़ते थे कि भाई पूरा का पूरा हमारा मेथड ठीक है, लेकिन लास्ट में जो है कैलकुलेशन कर रहे थे, छोटी मोटी कहीं गलती हो गई तो फाइनल आंसर हमने गलत लिख दिया, समझ गए। पूरी कैलकुलेशन सही करते आ रहे हैं, फॉर्मूला सही लिखा है, सब कुछ सही है, लेकिन कई बार गड़बड़ हो जाती है भाई। एग्जाम देते हैं वहां पर जो है बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, तो लास्ट में मान लीजिए आंसर गलत लिख दिया, तो क्या होगा भाई, तो कुछ नहीं होगा, आपको जो है नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ नंबर अगर कटे भी गए तो आधे नंबर कटेंगे, लेकिन आपने जो किया है, पूरी मेहनत जो ऊपर की है क्वेश्चन में, उसका आपको जो है फल मिल जाएगा, मेहनत का आपको नंबर मिल जाएंगे। आगे देखिए, अल्टरनेटिव मेथड। कई बार आपने देखा होगा कि भाई ये क्वेश्चन टीचर ने ऐसे करवाया था, मुझे इसका और भी एक तरीका आता है, तो क्या मैं कर सकता हूँ? कर सकते हो दोस्त। आपको अगर वो क्वेश्चन आपने सोल्व कर दिया, कोई और मेथड से कर दिया, कोई और फॉर्मूले से कर दिया, तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे देखिए, डायग्राम, ग्राफ, फिगर। अब देखो भाई इनके बारे में भी देख लो भाई, इनकी कैसे चेकिंग होती है। डायग्राम्स मैं आपको चिल्ला चिल्ला के कहता था भाई बना के आने। देखिए खासकर साइंस हो गया, ठीक है, मैथ हो गया, या फिर 12th की बात करूँ तो बायोलॉजी हो गई, ठीक है, फिजिक्स हो गई, इन सब्जेक्ट्स में डायग्राम बहुत जरूरी होते हैं। और डायग्राम ही नहीं, उनकी लेबलिंग के भी नंबर होते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है लेबल्स, आधा नंबर है। ऐसे ग्राफ का सिस्टम है। आगे चलते हैं, हैंडलिंग कॉमन एरर्स, कि भाई अगर किसी स्टूडेंट ने ये एरर किए हैं तो टीचर क्या एक्शन लेगा, कैसे उनको हैंडल करेगा, देख लीजिए। रॉन्ग यूनिट बट करेक्ट वैल्यू। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था ना, वो -2.0 डायप्टर वाला, तो किसी ने पावर तो सही निकाल दी मान लीजिए इसकी, लेकिन डायप्टर ये करेक्ट नहीं लिखी यूनिट, तो क्या होगा, डिडक्ट ओनली यूनिट मार्क, यानी आधा नंबर कटेगा सिर्फ, समझ गए, क्वेश्चन पूरा नहीं कटेगा। अगला है कैलकुलेशन एरर, तो उसको डू नॉट पेनलाइज अर्लियर स्टेप्स, यानी कि अगर किसी ने कैलकुलेशन में एरर कर दी तो फिर जो है जितना उसने किया है उस हिसाब से नंबर दे दीजिए। अगला है मिसिंग कंक्लूजन लाइन। कई बार आपने देखा होगा कि भाई पूरे क्वेश्चन की जो मेन लाइन होती है, जिसमें जान बसी होती है, वो हमने नहीं लिखी, क्वेश्चन हमने सही किया है। जैसे आपने वो √2 प्रूव किए होंगे, उसमें एक लाइन लिखते हैं नीचे कि आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, दिस कॉन्ट्राडिक्शन फैक्ट हैज अराइजन, तो वो उसकी जान है भाई, उसी से तो सिद्ध होता है। अब किसी ने वो नहीं लिखी लेकिन पूरा सही किया है, तो क्या होगा भाई, तो देखिए उसमें नो पेनल्टी है इफ आंसर इज क्लियर, यानी कि अगर किसी ने सही किया है तो फिर उसकी जो है ज़्यादा उसको नहीं देखा जाता, नंबर दे दिए जाते हैं। अगला है एक्स्ट्रा इरिवेलेंट इन्फॉर्मेशन। अब आपने ये भी देखा होगा, कई स्टूडेंट तो मुझे इस बार भी कमेंट कर रहे थे। एक स्टूडेंट है, उसने कमेंट किया था कि भाई मैं जो है लास्ट पेज पे लिख के आ गया, सॉरी टीचर, ठीक है, ओवर अटेम्प्ट कर दिया, यानी कि ज़्यादा लिख दिया। या फिर कई बार लिख देते हैं सॉरी टीचर, एक पेज ब्लैंक छूट गया बीच में। ये चीज़ें मत लिखो भाई, इससे कुछ नहीं होता, ठीक है, ना तुम्हारा नुकसान होता ना फायदा होता, तो भाई क्यों करते हो ऐसे काम। देखिए यहाँ लिखा हुआ इग्नोर डू नॉट डिटेक्ट, यानी टीचर उसको इग्नोर कर देते हैं। अब तुम गाली वाली लिख के आ जाओगे तब तो यार टीचर को भी गुस्सा आ जाएगा, ठीक है, तो कुछ मत लिखा करो ऐसी चीज़ें। एक बार मैंने भी लिख दी थी भाई, ठीक है, अब हमें बाद में पता चला ऐसा नहीं लिखना चाहिए। एक बार मैंने लिख दिया था सॉरी टीचर, लास्ट पेज पे मेरे पेन चल गए, मैंने ऐसे लिख दिया था, बाद में टीचर ने बताया कि ऐसा नहीं लिखना चाहिए, समझ गए। तो कुछ भी लिखा मत करा करो, उसको इग्नोर कर देते हैं, टीचर ध्यान नहीं देते, ठीक है, काट देते हैं। या फिर कई बार आपने न्यूज़ सुनी होगी, पैसे लगा देते हैं कुछ लोग, तो वो भी इग्नोर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि फिर आपको उस पेपर में फेल ही कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आगे चलते हैं, इंटरनल चॉइस। ये सुनो भाई, F वाला पॉइंट सुनो, इंटरनल चॉइस या कहें कि और वाले क्वेश्चन। आपने देखा होगा आपके हर पेपर में कहीं ना कहीं
और वाले क्वेश्चन आते हैं कि या तो ये कर दो ऊपर वाला या फिर ये कर दो। जैसे क्वेश्चन नंबर 32 है, और में है, या तो ऊपर वाला कर दो या नीचे वाला कर दो, समझ गए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें कैसे स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं, सुनो ध्यान से। वो सबसे पहले तो दोनों ही करते हैं भाई। क्यों करते हो दोनों तुम? हमें पता है तुम इंटेलिजेंट हो भाई, लेकिन तुम दोनों क्यों करते हो जब एक पूछा गया है? देखिए, मैं आपकी जगह हूं तो मैं कभी नहीं करूं दोनों, ठीक है, और करने भी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई नंबर नहीं मिलेंगे। वो आप जो है बिना फालतू में कर रहे हैं, उसके नंबर नहीं मिलने, ठीक है, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुम ये सोच रहे हो कि दोनों कर दूं, टीचर सोचेगा बहुत इंटेलिजेंट है, फ्री के नंबर बांट देगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। आपकी कॉपी हेड एग्जामिनर भी चेक करता है, तो उसने अगर देख लिया कि इसने दोनों के नंबर दे रखे हैं तो क्या पता उस टीचर की ड्यूटी से निकल जाए वो। तो इसलिए जो है टीचर्स के भी हाथ बंधे हुए हैं, वो वही पेपर मतलब वही क्वेश्चन चेक करेंगे जो आपने पहले किया। देखिए लिखा हुआ यहाँ पर, इवेलुएट ओनली वन ऑप्शन अटेम्प्ट इफ बोथ अटेम्प्ट, यानी किसी ने अगर दोनों कर दिए तो टीचर को क्या करना है, इवेलुएट फर्स्ट अटेम्प्ट आंसर ओनली, यानी कि जो पहले किया है सिर्फ वही चेक करना है, समझ गए। अब कई बार स्टूडेंट कहते हैं भाई मैंने दोनों कर दिए, पहले वाला मुझे थोड़ा कम आता था, लेकिन और में जो दूसरा था वो पूरा आता था, लेकिन मैंने पहले वाला किया थोड़ा बहुत बना के और फिर दूसरा भी कर दिया। तो भाई तूने गलती कर दी, क्योंकि तेरा जो है पहला ही चेक होगा, दूसरा चेक नहीं होगा। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। और वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें जो अच्छे से आता है वो सिर्फ एक करना है, ठीक है। आगे देखिए, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस फॉर लैंग्वेज इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट, यानी कि एक तो होते हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट जैसे हिंदी इंग्लिश, यहाँ बात हो रही है लैंग्वेज इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट जैसे साइंस एसएसटी, इनमें आपकी लैंग्वेज भी यूज होती है। जैसे एसएसटी का पेपर है, पर्सन आ जाए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताइए, तो उसमें हिंदी के भी तो वर्ड होते हैं। एसएसटी की नॉलेज तो तुम लिखते ही हो कि भाई सरस्वती सिंधु सभ्यता का यहाँ पर जो है उदय हुआ, ये इसकी प्रमुख फसलें थी, ये औजार थे, ठीक है, लेकिन हिंदी भी तो यूज करते हो उसमें। तो लैंग्वेज इंटीग्रेटेड यानी कि मिली हुई होती है लैंग्वेज भी। तो उन सब्जेक्ट्स के बारे में देख लो कैसे क्या होता है। साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी मे बी रिटन इन हिंदी इंग्लिश वो तुम्हारी चैट करते हो ना उससे, वो वाली लैंग्वेज, ठीक है, यानी कि थोड़ा बहुत अगर तुम लिख देते हो कोई दिक्कत नहीं। अगला है रीजनल लैंग्वेज इक्विवेलेंट्स आर एक्सेप्टेबल, यानी कि कई बार जो है मान लीजिए कोई शब्द हमने अपनी लैंग्वेज में लिख दिया वो भी चल जाता है। डायग्राम्स प्लस एक्सप्लेनेशन कैन बी कंपनसेट फॉर वीक टेक्स्ट, आपके अगर डायग्राम अच्छे हैं, आपने जो है आप जो समझाना चाह रहे हो वो अच्छे से समझा दिया है, आपकी छोटी मोटी गलती है तो इग्नोर हो। आगे चलते हैं, आगे देखिए लास्ट में अब अवॉर्ड फुल मार्क्स। अब बात आती कि भाई टॉपर कौन बनते हैं। अब सुन लीजिए, अब तक तो ये बात चल रही थी कि भाई सबकी कॉपियां चेक कैसे होती हैं, क्या क्या चीजें देखी जाती हैं। अब आती है कि पूरे में पूरे नंबर किसको मिलते हैं। देख लो भाई, फुल मार्क्स मस्ट बी अवॉर्डेड इफ, 3 पॉइंट है यहाँ पर। पहला है ऑल वैल्यू पॉइंट्स आर कवर्ड इफ इन डिफरेंट ऑर्डर, यानी कि बच्चे ने जो है चाहे क्वेश्चन थोड़ा मोड़ा घुमा फिरा के लिखा हो, लेकिन जो मेन चीजें थी वो सारी लिख दी, तो उसको नंबर मिल जाएंगे, समझ गए। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ओके। दूसरा है करेक्ट रीजनिंग इज शोन इवन इफ टर्मिनोलॉजी डिफर, यानी कि आपका क्वेश्चन करने का जो तरीका है कि भाई मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 पॉजिटिव नंबर्स या पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 8। तो सबसे पहले तो आप एपी बनाओगे 8, 16, 24, 32, 40, फिर ए निकालोगे, ए 8 है, ठीक है, और डी निकालोगे, ऐसे निकालोगे, समझ गए। फिर एसएन का फॉर्मूला लिखोगे, फिर पूरा सोल्व करोगे। तो आपने मान लीजिए छोटी मोटी कहीं जो है गड़बड़ कर दी, मान लीजिए डी नहीं निकाला, मतलब लिख के नहीं दिखाया वहाँ पर आंसर में, लेकिन आपने जो है फॉर्मूले में डी रख रखा है, ठीक है, टर्मिनोलॉजी सही है आपकी, तो फिर आपको नंबर मिल जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला है स्टूडेंट यूजेज ऑन वर्ड्स विद एक्यूरेट कॉन्सेप्ट, अपने प्रयोग करो अपने शब्द तो भी चल जाएगा। लास्ट में देखो मॉडरेशन एंड यूनिफॉर्मिटी, यानी कि यहाँ पर कैसे कैसे चेकिंग होती है। देखिए पहला है फॉलो द ऑफिशियल मार्किंग स्कीम स्ट्रिक्टली, यानी कि टीचर्स को बोल दिया जाता है कि भाई ये जो हम मार्किंग स्कीम दे रहे हैं ना, बोर्ड वाले कहते हैं, तो इसी के हिसाब से चेकिंग करनी है, समझ गए। अगला है डू नॉट इन्वेंट न्यू डिडक्शन, यानी किसी टीचर को जो है अपनी तरफ से कोई अलग चीज़ के नंबर नहीं काटने, कि अपनी तरफ से कोई नंबर काट लेना, जो रूल्स हैं उनके हिसाब से नंबर काटने हैं। अगला है बॉर्डर लाइन आंसर शुड बी इक्वलेटेड लिबरली, यानी कि अगर आपने जो है कुछ आंसर्स किए हैं, ठीक है, मान लीजिए थोड़े बहुत बना के भी किए हैं, समझ गए, या बॉर्डर लाइन से हटके भी किए हैं, कहने का मतलब क्या है कि आपने उस क्वेश्चन को करने की कोशिश की है, तो वो यहाँ पर टीचर को चेक करना है, ठीक है। अगला है व्हेन इन डाउट, अब ये देखिए कई बार क्या होता है कि भाई डाउट होता है टीचर को, ठीक है, कि भाई इसने जो है नकल से तो नहीं कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि आपको काट देगा वो नंबर ना,
अगर आपने नकल से किया भी होगा तो टीचर का ये काम है कि अगर आपने आंसर शीट में लिखा है तो उसका नंबर देने हैं भाई, ठीक है। टीचर को पता चल गया, मान लीजिए कि भाई पता तो चल ही जाता है यार, अब देखिए कोई कॉपी चेक करता है तो पता चल जाता है कि भाई इसने ये क्वेश्चन नकल से किया है, खुद से कैसे पता चलता है भाई, पता चल जाता है उसके स्टेप्स, लिखने का तरीका, ठीक है। या फिर उसके जो पहले के क्वेश्चन, मान लीजिए अब पूरा पेपर उसमें एक क्वेश्चन तो आता नहीं, 40 क्वेश्चन आते हैं, अब उसके जो है और जो क्वेश्चन थे उसमें हर में गलती थी, क्वेश्चन नंबर 17 उसने भाई बहुत ही गजब कर दिया, एकदम बना बना के लिखा, बिल्कुल एक एक स्टेप लिखे, तो टीचर समझ जाएगा यार इसको कहीं ना कहीं से 17 क्वेश्चन मिल गया भाई, या तो कोई पर्ची मिल गई या किसी ने दिखा दिया बिल्कुल सही लिख रखा है, तो टीचर को पता चल जाता है। तो ये नहीं है कि भाई टीचर सोचे कि यार इसने चीटिंग से क्या काट देता हूँ ना, अगर स्टूडेंट ने लिखा है तो नंबर देने हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है आपको, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि भाई छोटा मोटा क्वेश्चन मान लीजिए गलत हो गया, उसमें क्वेश्चन पेपर में गलती थी, क्वेश्चन में आता है ना, कई बार आप कहते हो भाई क्वेश्चन ये गलत था, इसकी ये वैल्यू नहीं आती, जैसे एक 12th का क्वेश्चन भी आ रखा है, ठीक है, टेंजेंट स्क्वायर वाला, तो उसमें आपको नंबर मिलेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है। बेनिफिट ऑफ डाउट क्या होता है कि हमें किसी पे डाउट है लेकिन हमारे पास प्रूफ नहीं है, तो हमें उसको बेनिफिट देना है, समझ गए। तो ये है भाई पूरा का पूरा, ये यहाँ पर खत्म हो गई। तो ये लिस्ट है पूरी की पूरी, जो है मैं अलग अलग जगह से ढूंढ ढांड के सारी चीज़ें लेके आया था और मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ। अब भी कोई डाउट है तो आप लोग भाई कमेंट कर दीजिए, मैं पर्सनली एक एक कमेंट्स के रिप्लाई करूंगा, अगर मुझे जो है कमेंट समझ में आ जाएगा। कई चीज़ों की यहाँ पर तो स्टूडेंट्स को नॉलेज नहीं होती, वो कमेंट कर देते हैं, ठीक है, मेरे को वो चीज़ें समझ नहीं आती। भाई तुम पूछना क्या चाहते हो, अगर मेरे समझ में आ जाएगा अच्छे से लिखना कमेंट, तो मैं आंसर करूँगा भाई, सभी स्टूडेंट्स के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग बता सकते हो कि भाई मैंने ऐसे ऐसे किया है, कितने क्या परसेंटेज बन सकती है, नंबर आ सकते हैं, या फिर सही है गलत है, मैं आंसर करूँगा। जो सही कमेंट्स होंगे मैं उनके आंसर करूँगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वीडियो लंबी हो गई लेकिन मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और एक लाइन में आपको साफ बोलता हूँ लास्ट में, जो मैं बोल रहा हूँ कि भाई अगर आप पेपर में करके आए हो, सीट भर के आए हो, चाहे बना बना के भरी हो, बना बना के लिखा हो, तो आप आराम से अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मैं थोड़ा कड़वा बोलूँगा, जिसने कुछ नहीं किया, खाली सीट छोड़ के आया है, एक आध क्वेश्चन किया भी है वो भी बिल्कुल गलत किया है, तो भाई वो चाहे उसको बुरा लगे, दोबारा से तैयारी कर लो दोस्त, समझ गए। मैं साफ बोल रहा हूँ भाई, मुझे जो है ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ सबको अच्छा बताऊंगा, जो जिसकी गलती है मैं बोलूँगा साफ, तो फिर वो दोबारा तैयारी कर ले। लेकिन जिसने भी थोड़ा बहुत किया है उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बना बना के किया है वो अलग बात है, समझ गए। तो ये थी आज की वीडियो। और हाँ, हमारा सेकंड चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सपोर्ट करो, वहाँ भी आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे, सबसे अलग सबसे यूनिक। तो फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।